हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम देखेंगे हमारी मॉक टेस्ट सीरीज के मॉक टेस्ट नंबर 8 का डिटेल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या दिया हुआ है? पग्नेशियस। पग्नेशियस का क्या मीनिंग होता है? ईगर टू स्टार्ट ए फाइट, ऐसा व्यक्ति जो लड़ने झगड़ने के लिए तैयार ही रहता है। झगड़ालू, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? झगड़ालू। तो इसका मीनिंग क्या होगा? सिनोनिम का एल क्या होता है? एलाई तो यूजुअली हम अक्सर युद्ध में देखते हैं, वॉर के अंदर देखते हैं कि सहयोगी देश होता है जो, उसको हम क्या बोलते हैं? एलाई बोलते हैं। या फिर एलाई क्या हो सकता है कि कोई जो युद्ध के अंदर या किसी की मदद करे, सहयोगी को हम बोलते हैं एलाई। बेलिजरेंट क्या होता है? अगेन बेलिजरेंट का मीनिंग भी यही होता है कि जो युद्ध चल रहा होता है तो वन ऑफ द पार्टी टू द वॉर। अगर दो पार्टी के बीच में युद्ध चल रहा है तो दोनों में से हर पार्टी को क्या बोलेंगे? बेलिजरेंट नेशन है, युद्ध में शामिल देश है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? अग्रेसिव और अनफ्रेंडली। ये क्या हो गया? बेलिजरेंट। नेक्स्ट वर्ड इज स्लाई। स्लाई का क्या मीनिंग होता है? स्लाई होता है एक्टिंग इन सीक्रेट वे और डिसऑनेस्ट वे। और डिसऑनेस्ट वे में क्यों? बिकॉज दे वांट टू डिसीव पीपल। किसी ऐसे तरीके में बिहेव करना, चुपचाप है, किसी से बेईमानी करना ताकि लोगों को धोखा दे सके। और नेक्स्ट वर्ड इज डॉगमेटिक। डॉगमेटिक क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि जो मेरे बिलीफ है वो एकदम परफेक्ट है और वही सही है और लोगों को उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हठ धर्मिता। ऐसा आदमी, उसको अपने धर्म के जो वैल्यूज है उस पर हट है, वो उन्हीं को लेके चलता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सिनोनिम एलाई हो नहीं सकता, स्लाई हो नहीं सकता, डॉगमेटिक हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर विल बी बेलिजरेंट। क्वेश्चन नंबर 2, select the most appropriate antonym of the underlined word in the following sentence to fill in the blank. Most of the land near the town is barren, but the efforts of the farmer have turned it dash. तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो ज़मीन, ज़्यादातर जो टाउन के पास में ज़मीन थी वो बेरन है, बट फार्मर्स के एफर्ट ने इसको टर्न कर दिया है। बेरन का अपोजिट देना है हमें। तो अब हमें ये देखना है कि बेरन का क्या मीनिंग होता है। कि कोई ऐसी भी लेडी जिसको जो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, जिसको हिंदी में बांझ बोलते हैं। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बेरन किसके कॉन्टेक्स्ट में है? लैंड के कॉन्टेक्स्ट में है। तो फिर यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा? ये तो होगा नहीं। यहाँ पे इसका मीनिंग होगा इनफर्टाइल, अनउपजाऊ। अनउपजाऊ। तब देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन नंबर 1 स्टेराइल। स्टेराइल, स्टेराइल का मीनिंग भी अगेन अनफर्टाइल होता है, अनउपजाऊ, जिसमें कुछ भी पैदा नहीं हो सके। इनफर्टाइल, इनफर्टाइल का क्या मीनिंग होता है? इनफर्टाइल का तो मीनिंग यही होता है, अभी हमने देखा। इनफर्टाइल अनउपजाऊ, जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है, कुछ भी पैदा नहीं होता है। फर्टाइल इसका एंटोनिम हो गया। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, जिसमें वो अच्छी उपजाऊ जमीन है, उसको हम उर्वर और उर्सरुक भी बोलते हैं कई बार हिंदी में। और अनफ्रूटफुल क्या होता है? जिसका कोई नतीजा न निकले, जिसका कोई, जो काम करने पे हमें कोई फायदा न हो, वो होता है अनफ्रूटफुल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बीन वर्किंग फॉर 5 years। अभी सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कि ये जो करंट मंथ चल रहा है इसके एंड तक। तो ऑब्वियसली किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी टेंस की बात कर रहे हैं? फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। और फ्यूचर में भी किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कोई भी एक्शन है जो अभी से चल रहा है और फ्यूचर में एक पॉइंट तक चलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हमेशा ही विल प्लस हैव और हैज प्लस बीन
प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब इस सेंटेंस को इसमें कन्वर्ट करेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल हैव बीन वर्किंग। ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years। इस महीने के एंड जब ये महीना खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे वो 5 साल से काम कर रहा होगा। तो यहाँ क्या आना चाहिए, विल हैव बीन वर्किंग। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि जो मोस्ट ऑफ द एरर्स होते हैं सेंटेंस में निकालना होता है, ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर्स के अलावा वो नेक्स्ट होता है टेंस मिसमैच के बारे में। इसीलिए टेंस बहुत ज़रूरी है, हमें अच्छे से पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द होमोफोन फॉर द वर्ड देयर इज। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कितना इजी क्वेश्चन है, बट इसके लिए हमें स्पेलिंग पता होनी चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए होमोफोन का। होमोफोन को रूट वर्ड्स में कैसे डिवाइड करें, होमो प्लस फोन। होमो का मीनिंग क्या होता है, सेम। फोन क्या होता है, साउंड। तो होमोफोन्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड या प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, सेम होती है, बट स्पेलिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है, और मीनिंग भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, देयर। तो दो और किसी वर्ड को देयर का हम किसको प्रोनाउंस करते हैं, दैट, दोज, क्लियर, देयर। तो इस वर्ड को हम क्या करते हैं, इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, पर प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन एडियम। क्या है एडियम, टर्न ए डीफ ईयर टू। इसका क्या मीनिंग होता है, जो टर्न ए डीफ ईयर टू का मीनिंग होता है टू नॉट लिसन टू समवन, किसी की बात को सुनना नहीं, या फिर क्या होता है, कह सुनकर अनसुना कर देना। तो अक्सर हम लोग हमारे फ्रेंड्स या पेरेंट्स की बात को सुनकर अनसुना कर देते हैं। तो टर्न ए डीफ ईयर टू मीन्स, जैसे डीफ लोग होते हैं, डेफ लोग होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, तो डेफ ईयर क्या होता है, जिसमें कुछ सुनाई नहीं होता। तो टर्न ए डेफ ईयर मीन्स कुछ भी सुनना नहीं। तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड मतलब किसी की बात को कोई वैल्यू नहीं देना, किसी की बात की कोई कदर नहीं करना, किसी की बात को सुनना नहीं। एट इंटरवल्स क्या होता है, समय समय पर। एट इंटरवल्स थोड़े थोड़े समय के बाद में, जो एक्टिविटी जो एट समय समय पे होती है, हर हमेशा नहीं होती। बाय एनी मीन्स मीन्स चाहे जैसे भी हो, और किसी भी मीन्स से ये होनी चाहिए। हम बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, तो बाय एनी मीन्स का मीनिंग वो होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिब्यूक। रिब्यूक का क्या मीनिंग होता है, टू क्रिटिसाइज समवन, टू स्कोल्ड समवन, किसी की आलोचना करना, किसी को डांटना। तो हमारा आंसर ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, टर्न ए डीफ ईयर टू डिसरिगार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन बोल्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, द मॉडर्न वर्क इज डेलिबरेटली एम्बिगुअस। अब हमें एम्बिगुअस का एंटोनिम पता करना। तो एम्बिगुअस क्या होता है, हैविंग, कोई भी वर्ड होता है हैविंग मोर देन वन मीनिंग। किसी भी ऐसा कोई वर्ड होता है उसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं, या फिर जिसका मीनिंग क्या होता है, हमें अस्पष्ट होता है, अनक्लियर होता है, नॉट क्लियर, और डाउटफुल भी बोल सकते हैं इसको, डाउटफुल होता है। अब हमें इसका क्या पता करना है, एंटोनिम। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पजलिंग। पजलिंग का क्या मीनिंग होता है, जो खुद ही हमें पजल करता हो। तो ये एक तरीके से पजलिंग भी क्या हो सकता है, कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि पजलिंग वर्ड है। नेक्स्ट क्या होता है, सर्टेन। सर्टेन क्या होता है, सर्टेन मीन्स निश्चित, तय, कोई चीज़ सर्टेन है, तय है, उसका मीनिंग सर्टेन है। अगेन डूबियस, डूबियस भी क्या होता है, डाउटफुल। और वेग क्या होता है, वेग तो हमें पता ही है, अस्पष्ट, अनक्लियर। तो अब हमें इसका क्या ढूंढना है, एंटोनिम। तो हम एक तरीके से देखा जाए तो पजलिंग, डूबियस और वेग, ये तो तीनों सिनोनिम हो गए एम्बिग्यूअस के। अब हमें एंटोनिम पता करना है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, सर्टेन। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन बोल्ड। हिज मदर नेवर हेल्ड ए ग्रज अगेंस्ट हिज फादर। ग्रज, ग्रज का क्या मीनिंग होता है, रिजेंटमेंट।
किसी के लिए इलविल, इलविल क्या होता है? दुर्भावना। सॉरी यहाँ पे आएगा किसी के लिए दुर्भावना या मनमुटाव या बैर हो किसी के मन में, जो किसी का बुरा करना चाह रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं ग्रज। उसकी मदर ने अब उसके पापा के अगेंस्ट में कभी ग्रज नहीं पाली। अब इसका हमें एंटोनिम ढूंढना है। फर्स्ट वर्ड क्या है? रेनकर। रेनकर का क्या मीनिंग होता है? अगेन रेनकर का मीनिंग भी आप ऐसे मान सकते हो कि गहरी दुश्मनी, किसी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो। तो ये तो इसका सिनोनिम ही हो गया दुर्भावना। बेनेवोलेंस क्या होता है? हमें दो वर्ड पढ़े थे, बेनेवोलेंस और मेलवोलेंस। तो बेनेवोलेंस क्या होता है? किसी के लिए काइंड या गुड फीलिंग्स, और मेलवोलेंस क्या है? किसी का बुरा चाहने की प्रवृत्ति। अगर किसी को नुकसान पहुंचाना हो, किसी को लॉस पहुंचाना हो, तो वो कौन? मेलेवोलेंस से वर्ड कवर होगा। बेनेवोलेंस मतलब काइंड हार्टेड पर्सन, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है। अगेन नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिवल्सन। रिवल्सन का क्या मीनिंग होता है? सेंस ऑफ डिस्गस्ट, घृणा। और मेलेवोलेंस हमें देखा ही, ये जो लोगों को नुकसान पहुंचाता हो, वन हु डैमेजेस पीपल, लोगों को नुकसान पहुंचाता हो। तो हमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेन कर तो इसका सिनोनिम हो गया। अगेन रिवल्सन, मेलवोलेंस, ये सब क्या हो गए? सिनोनिम हो गया। हमें एंटोनिम ढूंढना है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे जो वर्ड्स होंगे वो उनकी क्वालिटी और डिफिकल्टी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ए रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ। ओथ क्या होता है? शपथ। शपथ दे के दिया गया रिटन स्टेटमेंट। तो इसका क्या मीनिंग हो? एक होता है टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी क्या होता है? गवाही। इसमें भी हम क्या करते हैं? शपथ लेके बोलते हैं, लेकिन टेस्टिमोनी क्या होती है? ये ओरल होती है, रिटन नहीं होती है। ये हम कहाँ देते हैं? कोर्ट में। हमने मूवी में देखा होगा ना कि कोई व्यक्ति कोर्ट में आता है, फिर वो गीता पे हाथ रखे कसम खाता है कि मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, और उसके बाद जो दी जाती है उसको बोलते हैं टेस्टिमोनी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ की पुष्टि करना। अफर्म क्या होता है? पॉजिटिव, किसी चीज़ को कंफर्म करना। कोर्ट के अंदर या कोई व्यक्ति किसी चीज़ की पुष्टि करे, कोई भी स्टेटमेंट की, हाँ भी ये सही है, तो उसको बोलते हैं पुष्टि करना, अफर्मेशन। एफिडेविट क्या होता है? एक रिटन स्टेटमेंट होता है, हम जिसमें अपना स्टेटमेंट देते हैं कि मैं ये बताना चाहता हूँ, या फिर मैं ये व्यक्त करता हूँ कि मेरा नाम इससे बदल के ये हो गया है। फिर उसको हम अक्सर नोटराइज कराते हैं किसी भी वकील से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है? हमेशा ही रिटन स्टेटमेंट होता है। फोर्थ क्या होता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? कथन। किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी कथन, उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ। ओथ के अंदर जो रिटन स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? एफिडेविट। अगर यहाँ पे ओरल स्टेटमेंट होगा या बिफोर जज होगा तो क्या हो जाएगा? टेस्टिमोनी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक्टिव को हमें क्या करना है? पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब ये देखो, डोंट लेट डिलन फूल यू। अब लेट आया है यहाँ पे, तो लेट से हमें क्या पता चल गया कि ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, कमांड वाला सेंटेंस है, कमांड दे रहा है इसमें। तो कैसे स्टार्ट हो रहा है? डोंट लेट डिलन फूल यू। तो हम इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक्टिव में क्या फॉर्म है इसकी? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। और पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे इसको? डू नॉट बी पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर वाला? डू नॉट, क्योंकि लेट से पहले क्या है? डोंट है ना, तो डोंट आएगा। डू नॉट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फूल बाय सब्जेक्ट, या क्या हो जाएगा? डिलर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 9th का? डू नॉट बी फूल्ड बाय डीलर। अब हमें से क्वेश्चन में जहाँ पे भी लेट आया कोई कमांड आएगा तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस है और उसको किस हिसाब से कन्वर्जन होगा।
डू नॉट एवर बी फूल्ड बाय डिलन, ये भी सही हो सकता था, बट एवर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। डू नॉट बी फूल, ऑब्वियसली यहाँ पे तो पार्टिसिपल टेंस आएगा, फूल्ड आएगा, हो ही नहीं सकता। डू नॉट हैव कहाँ से आ गया भाई, हैव तो है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, री इन्फोर्समेंट, री इन्फोर्समेंट, रेनफोर्समेंट, REINFORCE, फोर्स प्लस मेंट, करेक्ट वर्ड है, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। अपॉर्चुनिटी, OPPO आएगा, RTU, अपॉर्चुनिटी, निटी सही है, कोई इश्यू नहीं है। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, हमेशा ही डबल टी आता है, एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स का क्या मीनिंग होता है, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, मतलब क्वालिटीज। मोटिवेशनल, 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 ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, select the option that expresses the given sentence in active voice. The drug peddler was arrested by narcotics sting. हमें क्या दिया हुआ है, पैसिव दिया हुआ है, हमें उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव का क्या फॉर्मेट रहता है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज और वर, अगर पास्ट टेंस की बात हो रही है, प्लस फास्ट पार्टिसिपल बाय सब्जेक्ट। तो अब एक्टिव में क्या हुआ है, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो इंटरचेंज हो जाते हैं ना एक्टिव पैसिव में, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट क्या हो गया, द नारकोटिक्स टीम। अब हमें क्या सिंपली क्या लेना है, पास्ट पार्टिसिपल लेना है, द नारकोटिक्स टीम्स अरेस्टेड, द ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ड्रग पेडलर, द नारकोटिक्स टीम अरेस्टेड द ड्रग पेडलर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। वाज तो यहाँ पे आएगा नहीं, वाज अरेस्टेड, नारकोटिम अरेस्ट, सेंटेंस ही गलत है। वो हैज अरेस्टेड, हैज कहाँ से आ गया, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। अगेन क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है, रिपल्स, रिपल्स करना क्या होता है, किसी को टू ड्राइव बैक, किसी को रोकना या किसी को पीछे हटाना, या रिपल्स का एक मीनिंग और क्या हो सकता है, घृणा पैदा करना किसी के लिए, रिपल्स, रिपल्स, आई एम रिपल्स्ड बाय हिम, उसके खिलाफ मुझे घृणा पैदा हो गई है। ऑप्शन नंबर 1 रिपेल, एनिमी है, एनिमी ने अटैक किया, हमने उनको रिपेल कर दिया है, तो उनको पुश बैक कर दिया है, उनको पीछे हटा दिया है, दुश्मन को पीछे हटा दिया है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कोई भी टीचर आए, वो उसको कोई पीरियड लेना था लेकिन वो टीचर नहीं आ रहा है, तो हमने सब्स्टिट्यूट टीचर को लगाया, तो मतलब उसको रिप्लेस करना, उसका कोई दूसरा विकल्प रखना। रिकवर क्या करना होता है, हमारी कोई चीज़ खो गई है, उसको हमने रिकवर कर लिया, पुण्य प्राप्त करना। और रिप्रूव क्या होता है, रिप्रूव तो हमने पहले भी देखा था, किसी को टू स्कोल्ड, डांटना या क्रिटिसाइज करना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, रिपल्स का ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता, रिकवर हो नहीं सकता, रिप्रूव भी नहीं हो सकता, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रिपेल। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। आनंद पर्सनली बिलीव्स इन द मोटो व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमोनेड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
कि आनंद इस मोटो में भरोसा करता है कि जब लाइफ आपको लेमन्स दे तो मेक लेमोनेड। लेमोनेड क्या होता है? नींबू पानी। तो यहाँ पे गिव्स लेमन्स का क्या मीनिंग है? अगर हम आपको डिफिकल्ट टाइम्स दे रहे हैं तो आप उसका क्या करो? अच्छे से फ़ायदा उठाओ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अगर कोई मुश्किल घड़ी दी तो उसका भी आप सही इस्तेमाल करो, उसको फ़ायदा उठाओ। जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, एक होता है ना कि आपदा को अवसर में बदल लो। आपदा को अवसर में बदल लो, यही इसका मीनिंग होता है। इफ व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमोनेड्स। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 14. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. So the mother asked the child, "Will you tell me who did accompany you to the airport?" Who did accompany you to the airport? अब सेंटेंस किस में है? कौन से टेंस में? द मदर आस्क्ड टू, इट इज इन पास्ट टेंस। विल यू टेल मी हु डिड अकम्पनी यू टू द एयरपोर्ट। तब हमें ये जो सिंपल पास्ट टेंस में और सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं तो हमें इसको अननेसेसरी डिड की फॉर्म में क्यों लाना है? तो हमें क्या इसमें एरर है? इसमें हमें कैसे इंप्रूवमेंट करना है? विल यू टेल मी हु अकम्पनीड यू टू द एयरपोर्ट। जब सिंपल पास्ट फॉर्मेट में है तो हमें इसमें क्यों डिड और ये सब करना है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. द मदर आस्क्ड द चाइल्ड, विल यू टेल मी हु अकम्पनीड यू टू द एयरपोर्ट। हु डज अकम्पनी, हु अकम्पनीज यू एंड हु मस्ट बी अकम्पनीड बाय यू। ये तो वैसे भी ग्रामेटिकली भी करेक्ट नहीं लग रहे हमें। क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Select the option that arranges the sentences in correct sequence to form a meaningful and coherent paragraph. क्या करना है? मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ कि चारों जो पैराग्राफ बनेंगे, एक पैराग्राफ बनेगा चारों सेंटेंस से, तो उसकी थीम सेम रहनी चाहिए। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं? ऑप्शन वाइज जाएंगे हम। डी, आई गो टू ट्रेवल टू इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। देन सी, एवर सिंस आई वॉज ए लिटिल गर्ल आई dreamed about traveling overseas. B, strange lands, exciting places and new cultures have always fascinated me. A, this past summer my dream finally came true. इसमें तो कोई लॉजिकल नहीं है। तो हमें पूरे पैराग्राफ से ऐसा लग रहा है कि जो गर्ल का जो ड्रीम था, ड्रीम केम ट्रू, वो ड्रीम क्या था? वो ट्रेवलिंग के बारे में था। तो ए तो लास्ट के अंदर आएगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, सी, एवर सिंस आई वॉज ए लिटिल गर्ल आई ड्रीम्ड अबाउट ट्रेवलिंग ओवरसीज। ओके, ये सबसे पहले क्या कर रहा है? भाई पैसेज का स्टार्टिंग हो रहा है कि मुझे सबसे पहले क्या था? ड्रीम था हमेशा से। परफेक्ट ओपनिंग है एक पैसेज की। उसके बाद में बी क्या है? स्ट्रेंज लैंड्स, एक्साइटिंग प्लेसेज एंड न्यू कल्चर्स हैव ऑलवेज फैसिनेटेड मी। फिर उसको एक्सप्लेन कर रही है, उसको एक्सपेंड कर रही है कि भाई मुझे हमेशा से स्ट्रेंज लैंड्स, एक्साइटिंग प्लेसेज और न्यू कल्चर्स मुझे पसंद आए थे। ठीक है, नेक्स्ट ए, दिस पास्ट समर माई ड्रीम फाइनली केम ट्रू। फिर वो बोली कि जो मेरा ड्रीम था, जिसको उसने सेकेंड पैरा में एक्सप्लेन किया था, वो फाइनली केम ट्रू। एंड नेक्स्ट पैरा क्या है? आई गो टू ट्रेवल टू इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। मेरे ड्रीम कैसे ट्रू है? उसको उसने एक्सप्लेन किया है कि मैं इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी ट्रेवल की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये मोस्ट लॉजिकल पैसेज है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ये क्या है? एक्टिव है, उसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो उसको क्या है? हु से स्टार्ट हो रहा है, तो हु प्लस पास्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? बाय हुम प्लस क्या आएगी? वर्ब आएगी, वर, फिर क्या आ जाएगा? यू आएगा, यू, देन सिंपली थर्ड फॉर्म, वर यू इनवाइटेड। बाय हुम वर यू इनवाइटेड, देन जो बचा कुचा टू दिस पार्टी। हमें ये देखना है जो वर्ड वो से स्टार्ट हो रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बाय हुम। फिर हम ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर यू इनवाइटेड टू दिस पार्टी।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 17, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मोरबिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूअसली। मोरबिड क्या होता है? रिलेटेड टू डेथ या इलनेस से जुड़ा हुआ। कंपल्सन, किसी को बाध्यता हो जाती है, उसकी लत लग जाती है कि वो शराब पीता ही रहता है। और किस हद तक वो लत लग जाती है? जब तक वो बीमारी या फिर डेथ का फॉर्म नहीं ले लेता। हम बोलते हैं जो एक्सट्रीम शराबी है, एनी टाइम पीते रहते हैं, उसके लिए क्या सेंटेंस है? तो ये वर्ड अगर आपने मेरा मेन्यू रूट वर्ड का वीडियो देखा होगा तो उसमें ये वर्ड्स मैंने सारे कवर किए हैं। अक्सर इसमें से एक या दो पूछे जाते हैं, वन वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? सटायरोमेनिया। सटायरोमेनिया, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन मैन। एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन मैन, ऐसा व्यक्ति जो सेक्सुअल डिजायर के बारे में ही सोचता रहता है। अगर आपको याद हो तो हमने एक पहले दूसरा वर्ड भी पढ़ा था, निम्फोमेनिया, NYMPHO, निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया क्या होता है? ए वुमन हु हैज एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर। सो सेटेरियोमेनिया क्या होगा? मैन में। लिम्फोमेनिया क्या होगा? वुमन में। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मैनियक। मैनियक क्या होता है? पागल, जिसको मैनिया होता है। थर्ड क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लेप्टो क्या होता है? जिसको चीज़ें चुराने का मैनिया हो, वो चीज़ें चुराता है, छोटी छोटी चीज़ें, अपने पर्सनल बेनिफिट या फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए नहीं, उसको आदत होता है, जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाएगा तो स्पून चुरा लेगा, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें। और नेक्स्ट वर्ड है डिप्सोमेनिया। डिप्सो क्या होता है? एल्कोहल। ऐसा व्यक्ति जो एनी टाइम शराब के लिए पागल है, एनी टाइम शराब पीता रहता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, डिप्सोमेनिया। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फर्स्ट वर्ड एकोमोडेट। एकोमोडेट में हमें यही ध्यान रखना होता है, मैं बहुत बार बताया कि डबल सी और डबल एम आना चाहिए। एकोमोडेट ये वर्ड सही है। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस कैसे लिखा जाएगा? CHIEVOUS, मिस्चीवियस। जो यहाँ पे ये जो आई आया इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। मिलेनियम अगेन सही है। MILL आता है यहाँ पे, NNN आता है, मिलेनियम, इसकी भी स्पेलिंग सही है। एंड प्रीविलेज, प्रीविलेज तो हम देखो लास्ट वाले एक दो वीडियोज में देखा, प्रीविलेज, IIA। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर 2, मिस्चीवियस। क्वेश्चन नंबर 90, sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentences in correct order to form a meaningful and coherent paragraph. ऑप्शन हमें दिए हुए ABC 1 2 3 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 A, मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल देन एट एनी टाइम इन द पास्ट। आज के दिन ज़्यादा बच्चे स्कूल में जाते हैं, कभी भी पास्ट में जाते थे उसके मुकाबले। बट मोर चिल्ड्रन टुडे आर आउट ऑफ स्कूल देन एनी टाइम इन द पास्ट। लेकिन साथ साथ ये भी सत्य है कि आज के दिन पास्ट में जितने बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उससे भी ज़्यादा बच्चे आज के दिन स्कूल से बाहर हैं। एक के बाद बी, बट इट इज़ नॉट इनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ रेट फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। लेकिन हाई बर्थ रेट को हम ब्लेम नहीं कर सकते इस फैक्ट के लिए कि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। सी, indeed it can be reasonably argued that continued mass illiteracy is not the result but the cause of the high birth rate. In fact ये क्या आर्ग्यू किया जा सकता है कि जो कंटिन्यूड मास इलिटरेसी है वो नतीजा नहीं है बट कारण है हाई बर्थ रेट का, कि जो ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं उसके कारण ही बर्थ रेट बढ़ती जा रही है। ऑप्शन देन डी, देर आर मोर लिटरेट पीपल इन इंडिया टुडे देन एवर बिफोर बट देर आर ऑल्सो मोर इलिटरेट्स देन एवर बिफोर। अब ये डी यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है, ABC तो यहाँ पे अच्छी कंटिन्यूटी में है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो डी सेंटेंस है ये सबसे पहले आना चाहिए आर्ग्यूमेंट के। अब किसी सेंटेंस में ऐसे है कि DABC, क्यों DABC की कंटिन्यूटी बनती, देखिए डी क्या है? देर आर मोर इलिटरेट पीपल इन इंडिया टुडे देन एवर बिफोर। आज के दिन इंडिया में पहले से ज़्यादा साक्षर लोग हैं बट असाक्षर भी पहले से ज़्यादा है। फिर क्या स्टार्ट होगा कि ज़्यादा बच्चे स्कूल में जा रहे हैं पहले से, लेकिन बच्चे स्कूल से भी ज़्यादा है, स्कूल से बाहर भी पहले से ज़्यादा है। फिर इट्स नॉट इनफ टू ब्लेम हाई बर्थ रेट, कि जो ज़्यादा बच्चे स्कूल में जा रहे हैं पहले से, लेकिन बच्चे स्कूल से भी ज़्यादा है। स्कूल से बाहर भी पहले से ज़्यादा है, फिर इट्स नॉट इनफ टू ब्लेम हाई बर्थ रेट,
इसके लिए हम अक्सर हाई बर्थ रेट को ब्लेम करते हैं, पर वो सही नहीं है। इंडीड हम बोल सकते हैं कि जो मास इलिटरेसी है वो कारण है हाई बर्थ रेट का। तो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए, जो इस टाइप के जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको उलझना नहीं है। आपको कहीं से भी, कई बार जैसे सेंटेंस होते हैं वो छोटे होते हैं, तो आप उनको पहले सेंटेंस को पढ़ के एक ऑर्डर बना लीजिए। कई बार आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये दो दो वर्ड हैं। फॉर एग्जांपल, जिसमें हमने इसमें लगा लिया कि ए बी और सी ये करेक्ट ऑर्डर है, तो वो पता लग गया। उसके हिसाब से आप जैसे ए बी सी इसमें नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो। तो यही तरीका आपको एग्जाम में ट्राई करना है। आप सबको लेके बैठेंगे तो फिर टाइम भी तो है आपके पास, टाइम लिमिटेशन भी तो है। क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फर्स्ट वर्ड क्या है? कंसेंसस। कंसेंसस तो हमें पता है CONSEN कंसेंसस होता है, तो ये स्पेलिंग तो ऑब्वियसली सही नहीं है, इस सी की हमें जरूरत ही नहीं है। कंसेंसस। एंट्रेप्रेन्योरशिप। एंट्रेप्रेन्योरशिप बहुत बार आता है, ENTRE एंट्रेप्रेन्योर, प्री एनीन्योरशिप। आप इसको SLN को कभी नहीं बोलोगे। एंट्रे ENTRE एंट्रे, प्री एनीन्योरशिप, एंट्रेप्रेन्योरशिप, एंट्रेप्रेन्योरशिप। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये क्या है? कलीग। कलीग तो बहुत बेसिक वो स्पेलिंग है, COLLEAGUE। तो ये ई और ई इंटरचेंज कर दिया उसने। और बिजार, बिजार क्या होता है? स्ट्रेंज। तो इसमें क्या होता है? न तो आई आता है और न डबल जेड आता है, BIZARR बिजार। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, कॉम्प्रिहेंशन। In the following passages, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank. मैंने आपको पहले क्या बताया था कि कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट से पहले पूरा पैसेज को रीड करना है, ताकि पैसेज की हमें थीम पता चल जाएगी कि ऑथर किस थीम में बोलना चाह रहा है। फिर हो सकता है कुछ कुछ वर्ड्स तो हम डायरेक्टली एज्यूम कर लेंगे कि ये वर्ड्स आने चाहिए। सो द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2017 to 2031 underlying India's plan for wildlife conservation was unveiled dash the Global Wildlife Program Conference. अनवील्ड क्या होता है? व्हील क्या होता है? पर्दा। तो अनवील्ड क्या होता है? पर्दा हटाना। और हम क्या बोलते हैं? पर्दा हटाया गया, मतलब वहाँ पे उसको लॉन्च किया गया। तो जो इंडिया का जो थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान था, कौन से पीरियड के लिए? 2017 से 31 के लिए, जिसमें अंडरलाइंग आइडिया क्या था? प्लान फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो प्लान था वो अनवील किया गया था कहाँ पे? ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस में। सो द प्लान रिकॉग्नाइज क्या होता है? पहचाना, डैश एड्रेसेस कंसर्न्स पर्टेनिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। जो प्लान क्या करता है? पहचानता है और किसको? क्लाइमेट चेंज और उसका क्या प्रभाव है वाइल्ड लाइफ पे, इसके प्रभाव को पहचानता है और उसको एड्रेस करने की कोशिश करता है कि कैसे हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं। द प्लान डिटेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम्स फॉर फूड प्रोडक्शन, हेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेस सर्वाइवल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो प्लान है वो क्या करता है? इकोसिस्टम्स की इम्पोर्टेंस पे प्लस हेल्थ और अदर एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है एंड डेस सर्वाइवल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। इट ऑल्सो एम्फेसाइज, ये और किस चीज़ में जोड़ देता है? प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डेस, जेनेटिक वैरायटी या जेनेटिक, उस पर ये फोकस करता है। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम विच इज डायरेक्ट बेयरिंग ऑन आवर साइंटिफिक एडवांसमेंट्स एंड सपोर्ट टू मिलियंस ऑफ रूरल कम्युनिटी। और साथ साथ में क्या करता है? सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, स्पीसीज जितनी भी है इकोसिस्टम है उनके सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के, जो उनका यूटिलाइजेशन इस हिसाब से होगी जो फ्यूचर जनरेशन आएंगी वो भी उसको यूज़ कर पाए। ऐसा नहीं कि सारा का सारा हम यूज़ करके छोड़ते हैं। विच हैज़ डायरेक्ट बियरिंग ऑन आवर साइंटिफिक एडवांसमेंट। ओके, तो उसका नतीजा सीधा क्या होगा कि हमारा साइंटिफिक एडवांसमेंट कितना है और जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं उनके लाखों लोगों को सपोर्ट मिलेगा। सो द प्लान अंडरस्कोर्स रिहेबिलिटेशन ऑफ थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। रिहेबिलिटेशन मतलब उनको दूसरी जगह पुनर्स्थापित करना, पुनर्स्थापित करना जो वाइल्ड लाइफ है। जैसे किसी के लिए सेंचुरी बना दी, नेशनल पार्क बना दिया। थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज एंड डेस इनलैंड एक्वेटिक कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम्स व्हाइल कंजर्विंग देयर हैबिटेट्स। हैबिटेट क्या होता है? कोई व्यक्ति जो अपनी नेचुरल जगह पे जहाँ पे रहता है वो उसका हैबिटेट होता है। तो सबके लिए उनके हैबिटेट को कंजर्व करना है और अगर किसी का कंजर्व नहीं हो पा रहा है तो उनको रिहेबिलिटेट करना है।
तो हमें अब देखना है क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 1. So the third National Wildlife Action Plan for 2017 to 2031 underlying India's plan for wildlife conservation was unveiled. अब हमें पता चला अनवील्ड एक्ट, अनवील्ड 4 तो होगा नहीं, अनवील्ड इन भी नहीं होगा, अनवील्ड 2 भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर विल बी अनवील्ड एट. इसके लिए तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं थी, अनवील्ड एट ही होता है हमेशा. कहाँ किसी जगह पे, तो उसके लिए तो एट ही आएगा. क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं अनवील्ड एट द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस. द प्लान रिकॉग्नाइजेस डैश एड्रेसेस. द प्लान रिकॉग्नाइजेस टू एड्रेसेस, नहीं, रिकॉग्नाइजेज एंड एड्रेसेस, यस, ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है. रिकॉग्नाइजेज इन एड्रेसेस, नो. रिकॉग्नाइजेज फॉर एड्रेसेस, नो. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. So the plan recognizes and addresses concerns pertaining to climate change and its impact on wildlife. So the plan details the importance of ecosystem for food production, health and other aspects of this group survival and sustainable development. Group survival या human survival या species survival या breed survival. अब breed और species तो यहाँ पे कम लग रहे हैं, ग्रुप से भी ज़्यादा रिलेवेंट वर्ड है क्योंकि ह्यूमंस इस स्टडी को कर रहे हैं, तो ह्यूमन सर्वाइवल के बारे में तो ऑब्वियसली देखेंगे. तो यहाँ क्या आंसर होना चाहिए, ह्यूमन सर्वाइवल. क्वेश्चन नंबर 24, फिलिंग द ब्लैंक नंबर 4. इट ऑल्सो एम्फेसाइजेज प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक कन्फ्लिक्ट कैसे होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जैविक विविधता. डाइवर्सिटी क्या होती है, विविधता, कि इतने सारे लोग हैं तो उन इतनी सारी स्पीसीज है, उनमें कुछ न कुछ फीचर्स अलग है, तो उनका जो जेनेटिक है, जो उनके जीन्स हैं वो भी विविध होंगे, तो उन सबको हमें प्रिजर्व करना है. इट ऑल्सो एम्फेसाइजेस प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी. फोकस, जेनेटिक फोकस तो कुछ होता है नहीं, जेनेटिक रिजेक्शन हमें क्यों पढ़ना है, तो करेक्ट आंसर विल बी डाइवर्सिटी. क्वेश्चन नंबर 25, select the most appropriate option to fill in blank number 5. So the plan underscores rehabilitation of threatened species, wildlife species. जो प्लान क्या करता है, underscores क्या करता है, underscore का क्या मीनिंग होता है, gives importance to something, give importance to something. ये क्या करता है, फोकस करता है थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को रिहेबिलिटेट करने के लिए. आगे डेस एक्वेटिक, कोस्टल एंड मैरीटाइम. तो इसमें क्या होगा, सभी स्पीसीज की बात करें, थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज. पहला ऑप्शन क्या है, इंक्लूडिंग, मतलब इनको भी इंक्लूड करके, एक्वेटिक, कोस्टल और मरीन सबको इंक्लूड करके. सेकंड क्या है, गैदरिंग. थर्ड क्या है, काउंटिंग. फोर्थ है मिक्सिंग. तो ऑब्वियसली इंक्लूडिंग हमारा सबसे रिलेवेंट वर्ड है. तो चलिए फ्रेंड्स, आप मॉक टेस्ट देते रहिए, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहिए, कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. धीरे धीरे क्या होगा, डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा. यही तो पूरा कंसेप्ट है कि धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा. फिर भी आपको मार्क्स, अगर आपके थोड़े थोड़े मार्क्स ड्रॉप हो रहे हैं तो भी आपको डरना नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पेपर डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लास्ट में अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में. थैंक यू.